केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा, एज वेल एज हमने ये आपको बताया कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक या 100% कोवलेंट नहीं होता है। मतलब हर बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर होगा और कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होगा, और इसके लिए हमने अलग अलग तरीके से आपको आयनिक कैरेक्टर एंड कोवलेंट कैरेक्टर इन बॉन्ड को बताया था। जैसे कि हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के आधार पर बताया था, दूसरा डायपोल मोमेंट के आधार पर बताया था, और तीसरा हमने फॉजॉन्स रूल यूज करके कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड डिटरमाइन किया था। तो ये सभी चीजें हमने पढ़ा। अब देखिए, जब हम शुरुआत में पढ़ा रहे थे तभी आपको बताया गया था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होता है उसका जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है। मतलब इन जनरल आयनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक एक तरह का होता है, लेकिन बात अगर हम कोवलेंट कंपाउंड की करें तो कोवलेंट कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक एक तरह का नहीं होता है। कुछ कोवलेंट कंपाउंड सॉलिड होगा, कुछ कोवलेंट कंपाउंड गैस होगा, कुछ कोवलेंट कंपाउंड बहुत हार्ड होगा, कुछ कोवलेंट कंपाउंड बहुत सॉफ्ट होगा, कुछ कोवलेंट कंपाउंड कंडक्टर होगा, कुछ कोवलेंट कंपाउंड नॉन कंडक्टर होगा। तो पॉइंट ये है कि कोवलेंट कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत डाइवर्स नेचर का होता है, बहुत अलग अलग नेचर का होता है, और इसीलिए हम लोग कोवलेंट कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। अब इस डाइवर्स नेचर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने के लिए, कोवलेंट कंपाउंड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डाइवर्स नेचर का है, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग बहुत सारे तरह का मॉडल पढ़ेंगे। हम लोग जो है बहुत सारा मॉडल पढ़ेंगे जो हम लोग को कोवलेंट कंपाउंड के लिए पढ़ना है, जैसे लुईस स्ट्रक्चर मॉडल, जैसे VACPR मॉडल, हाइब्रिडाइजेशन, MOT, ये सारा कुछ हम लोग को कोवलेंट कंपाउंड के लिए ही दिया गया है ताकि हम लोग कोवलेंट कंपाउंड को बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, पॉइंट ये है कि कोवलेंट कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स इतना डाइवर्स होता है कि एक सिंगल मॉडल की मदद से हम लोग कोवलेंट कंपाउंड को एक्सप्लेन कर सकें, उसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकें, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए अलग अलग मॉडल दिया गया है डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा, और जिसकी मदद से हम लोग कोवलेंट कंपाउंड को डिटेल में अच्छे तरीके से स्टडी कर पाएंगे। तो क्या क्या मॉडल है, क्या क्या उन सभी मॉडल्स में पढ़ना है, यही सारा कुछ हम लोग को अब पढ़ना होगा। तो पॉइंट ये है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड कंपाउंड्स इज टू डाइवर्स, आर लिखते हैं, आर टू डाइवर्स टू बी, द properties of covalent compounds are too diverse to be studied or explained by single model, by single model। प्रॉपर्टीज इतना डाइवर्स है कि सिंगल मॉडल से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। मॉडल और थ्योरी आप जानते होंगे। मॉडल जो है एक ऐसा सेट ऑफ एजम्पशंस होता है जिसकी मदद से हम लोग कोई पार्टिकुलर बिहेवियर ऑफ कंपाउंड्स, पार्टिकुलर बिहेवियर ऑफ स्पेसिस को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। लोग मॉडल और थ्योरी को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन मॉडल और थ्योरी में थोड़ा अंतर यह है कि जहां मॉडल में बहुत सारा मॉडिफिकेशन अलाउड होता है, थ्योरी में बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होता है। मतलब अगर हम एक मॉडल दे रहे हैं, मान लिया वो कहीं पे 10 जगह वो फुलफिल किया, 10 जगह वो एक्सप्लेन किया, 2 जगह फेल किया, तो हम लोग कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। फिर वो 2 जगह फेल किया, 4 जगह फेल किया, फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। मतलब उसमें बार बार मॉडिफिकेशन किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स फेलियर।
फेल करेगा तो उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, उसको हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, उसको हम थ्रो नहीं कर देंगे, बल्कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। जबकि थ्योरी में बार बार मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होता है। थ्योरी और मॉडल लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, मतलब एक ही चीज मानते हैं लोग, लेकिन अगर हम बेसिक लेवल पे जाएं तो मॉडल और थ्योरी में डिफरेंस होता है। मॉडल ऐसा सेट ऑफ एजम्पशंस होता है जिसकी मदद से हम लोग पार्टिकुलर बिहेवियर, पार्टिकुलर फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं, पार्टिकुलर लॉज को एक्सप्लेन करते हैं, एंड मॉडिफिकेशंस आर इजीली एक्सेप्टेड इन मॉडल। मॉडिफिकेशंस आसानी से एक्सेप्ट किया जाता है मॉडल में, जबकि थ्योरी में मॉडिफिकेशन एक्सेप्ट कम किया जाता है लेकिन बहुत कम किया जाता है। तो जनरली जो बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ेंगे वो मॉडल ही पढ़ेंगे, हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। हालांकि आप देखोगे किताबों में और हर जगह लोग हाइब्रिडाइजेशन मॉडल ही बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी भी बोलते हैं, VSEPR मॉडल ही बोलते हैं, VSEPR थ्योरी बोलते हैं, लुईस स्ट्रक्चर मॉडल ही बोलते हैं, लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी भी बोलते हैं। तो लोग इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत गलत कर रहे हैं लोग। लेकिन एग्जैक्ट अगर हम बात करें, एग्जैक्ट तरीके से अगर आपको यूज करने को बोले तो हम प्रेफरेबली मॉडल ही यूज करेंगे इन सभी चीजों के लिए, बिकॉज इन सभी चीजों में जो आप पढ़ने जा रहे हो बहुत अच्छा खासा मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, तो properties of covalent compounds are too diverse to be explained by single model. So for covalent compounds more than one models are given. More than one models are given as follows. More than one models are given as follows. सबसे पहला सबसे बेसिक मॉडल है जो 9th क्लास से ही लोग पढ़ते हैं, लुईस स्ट्रक्चर मॉडल। लुईस स्ट्रक्चर मॉडल, ठीक है। दूसरा मॉडल होता है VSEPR मॉडल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन मॉडल, या थ्योरी में VSEPR थ्योरी। तीसरा मॉडल होता है हाइब्रिडाइजेशन मॉडल, और चौथा मॉडल होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये चार मॉडल या थ्योरी जो है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही ज्यादा बोला जाता है बिकॉज इसमें मॉडिफिकेशन कम ही है। एनीवे, तो हमारे पास चार मॉडल है जो कि कोवलेंट कंपाउंड के लिए दिया गया है। ये दोनों मॉडल जो है क्लासिकल मॉडल है, क्लासिकल मॉडल है, और ये दोनों जो है क्वांटम मॉडल है। क्वांटम मॉडल है। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन जो है पार्शियली क्लासिकल और पार्शियली, हाइब्रिडाइजेशन जो है पार्शियली क्लासिकल एंड पार्शियली क्वांटम मॉडल भी। ये दोनों मॉडल है, क्वांटम भी है और क्लासिकल मॉडल भी है। क्वांटम मॉडल और क्लासिकल मॉडल का मतलब आप समझते होंगे। क्लासिकल मॉडल का मतलब है इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे, और क्वांटम मॉडल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को हम वेव की तरह ट्रीट करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे डुअल थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और वहां बताया गया था कि हर चीज को डुअल नेचर हो सकता है, और हमने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर लेकर के एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी समझा था। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है क्वांटम मॉडल है, ये दोनों जो है क्लासिकल मॉडल है। हाइब्रिडाइजेशन मॉडल जो है पार्शियली क्लासिकल एंड पार्शियली क्वांटम मॉडल है। कभी कभी आप देखोगे कि इसको हम क्लासिकल मॉडल की तरह यूज करेंगे, कभी कभी देखोगे आप क्वांटम मॉडल की तरह यूज किया जाएगा।
एक्चुअल में जो हमारे सिलेबस में है हाइब्रिडाइजेशन, वो क्लासिकल की तरह ही है, वो क्लासिकल ही आपको लगेगा, आपको क्वांटम मॉडल की तरह वो नहीं फील होगा, बिकॉज जो हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है वो क्लासिकल अप्रोच कर पढ़ना है। ठीक है, तो नोट में करके हम ये लिखा देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन मॉडल is partially classical and partially quantum, partially classical model and partially quantum model है। however in our syllabus, हमारे सिलेबस में we mainly study about classical concept of hybridization, हम लोग क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, और इस क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को वीबीटी का पार्ट माना जाता है। ठीक है, दिस क्लासिकल, क्वांटम वाला पार्ट नहीं, दिस क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दिस क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन comes under valence electron bond theory, शॉर्ट में वीपीटी। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्योरी, ये जो हाइब्रिडाइजेशन का ये जो मॉडल है, क्लासिकल मॉडल, वो वीबीटी के अंतर्गत माना जाता है। एक्चुअल में वीबीटी के अंतर्गत ये तीन मॉडल, अगर आप क्लासिकल मॉडल की बात करो तो ये तीन मॉडल माना जाएगा। ये तीनों मॉडल जो है वीबीटी का हिस्सा है, ये तीनों मॉडल जो है वीबीटी का हिस्सा है। इन तीनों मॉडल को हम लोग वीबीटी का ही पार्ट कहेंगे, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्योरी। हम लोग ये मान के चलेंगे इसमें जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही सिंपली भाग लेता है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से स्टडी करना शुरू करते हैं सारे मॉडल को। हाइब्रिडाइजेशन को भी हम लोग वीबीटी का ही पार्ट मानेंगे जब तक हाइब्रिडाइजेशन का हम क्लासिकल कंसेप्ट को डील कर रहे हैं, और चूंकि हमारे सिलेबस में क्लासिकल कंसेप्ट ही पढ़ना है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग वीबीटी का हिस्सा मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये स्टैंड करता है कि वीबीटी क्या है। देखिए, वीबीटी में तीन पार्ट में हम लोग वीबीटी को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी या मॉडल, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने खुद ही बोला था कि मॉडल कहना ज्यादा अच्छा है। VSEPR मॉडल और हाइब्रिडाइजेशन मॉडल। ये तीन मॉडल है वीबीटी का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्योरी का, ये तीन मॉडल है। एक्चुअली में वीबीटी कहते क्यों हैं इन सबको? वीबीटी इसलिए कहा जाता है बिकॉज इन सभी मॉडल में आप लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी की बात करो, VSEPR मॉडल की बात करो, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी की बात करो, इन सभी में ये बेसिक एजम्पशन होता है कि only valence electron will participate in bonding। ठीक है, in VBT it is assumed that only valence electron of an atom participate in bonding। Only valence electron of an atom participate in bonding।
बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है। जो कोर इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब सभी लोग समझते होंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम को डिवाइड करना चाहें तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन्स, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बात अगर हम कोर इलेक्ट्रॉन्स का करें तो कोर इलेक्ट्रॉन्स होता है इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन्स का इट हैज नो इंपॉर्टेंस इन बॉन्डिंग। इट हैज नो इंपॉर्टेंस इन बॉन्डिंग। इन बॉन्डिंग इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है बॉन्डिंग में, एंड हेंस these electrons are called non-bonding electrons. These electrons are called non-bonding electrons. इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दूसरा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स का these electrons participate in bonding. Participate in bonding. These electrons होता है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। अब इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। फिर एक होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है, ठीक है, पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है, doesn't participate in bond formation, doesn't participate in bond formation, ठीक है। और चूंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो तरह का होगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में भाग लेगा, जबकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम को क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि वीवीटी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड थ्योरी है, उसका बेसिक एजम्पशन यही है कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में भाग लेगा। जो इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है उसको बॉन्डिंग से कोई मतलब नहीं है। ये बेसिक एजम्पशन है जिसके आधार पे वीवीटी को डेवलप किया गया है। अब देखिए, वीवीटी को हम लोग लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मॉडल भी कहते हैं। वीवीटी को हम लोग लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मॉडल भी कहते हैं, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन का पोजीशन लोकलाइज माना जाता है। लोकलाइज का मतलब हुआ फिक्स माना जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का पोजीशन हम लोग चेंज नहीं करते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को फिक्स माना जाता है, ठीक है। तो वीवीटी इज ऑल्सो नोन एज लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मॉडल। Bond model because
in this model position of valence electron as bond pair and lone pair of electrons are assumed to be fixed. VBT को हम लोग लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मॉडल भी कहते हैं, बिकॉज इसमें पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को लोकलाइज माना जाता है। लोकलाइज का मतलब हुआ फिक्स, लोकल। डीलोकलाइज मतलब हुआ वेरी कर सके, मूव कर सके। लोकलाइज का मतलब हुआ फिक्स होगा, उसका पोजीशन फिक्स होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के रूप में लोकलाइज मान लेते हैं, मतलब उसमें कोई वेरिएशन हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं। तो वीवीटी को आप लोग लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मॉडल भी कहोगे, ठीक है। यही वीवीटी का इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग बारी बारी से सारे मॉडल को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लुईस स्ट्रक्चर मॉडल, या सिंपली लुईस मॉडल बोला जाता है इसको। लुईस स्ट्रक्चर मॉडल। सभी लोग इस मॉडल के बारे में जानते होंगे, बिकॉज 9th क्लास से इस मॉडल के बारे में बताया जाता है। लुईस स्ट्रक्चर लिखने के लिए आपको बताया जाता है। हालांकि जो 9th क्लास में आप पढ़े होंगे वो बहुत बेसिक, बहुत छोटा छोटा मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर होगा। हम लोग यहाँ पे कुछ बड़े स्पेसिस का भी लुईस स्ट्रक्चर लिखेंगे, और उससे आपको पता चलेगा कि लुईस स्ट्रक्चर लिखने का जनरल अप्रोच क्या है। सवाल ये नहीं है कि आप लुईस स्ट्रक्चर बना ले रहे हो। लुईस स्ट्रक्चर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, बिकॉज सभी लोग लुईस स्ट्रक्चर लिखना जानते हैं। मुझे लगता है कोई स्टूडेंट 9th क्लास कर चुका है, उसको लुईस स्ट्रक्चर लिखने नहीं आता है, बिकॉज ये सबसे आसान पार्ट है 9th में भी। हालांकि 9th में आसान तभी तक है जब ये छोटा छोटा एटम मॉलिक्यूल, छोटा छोटा मॉलिक्यूल के लिए दिया जाए। अगर हम बड़े मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर लिखने की बात कहें तो आपको दिक्कत होगा। तो हम लोग एक जनरल मेथड ऑफ लुईस स्ट्रक्चर यहां पे पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि ये जनरल मेथड ऑफ लुईस स्ट्रक्चर जो है आपको हमेशा फॉलो नहीं करना है। बस जब आप सीखना शुरू कर रहे हो, हम आपको जब लुईस स्ट्रक्चर सिखाना शुरू कर रहे हैं, तब हम इस तरीके को यूज करेंगे। बाद में लेटर ऑन जब हम इस स्टेप्स को बहुत बार यूज कर चुके होंगे, तो हम देखिएगा कि हम डायरेक्ट लुईस स्ट्रक्चर लिखा करेंगे, जो कि आपको समझ में आएगा। तो पहले एक बेहतर तरीका, एक बड़ा तरीका होगा जिससे कि हम लुईस स्ट्रक्चर लिखेंगे, लेकिन बाद में हम इस बड़े तरीके को हटा करके एक शॉर्टकट बताएंगे, जिससे कि आप आसानी से समझ जाओगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बड़े तरीके से लुईस स्ट्रक्चर लिखेंगे। सवाल ये उठता है कि लुईस स्ट्रक्चर है क्या। लुईस स्ट्रक्चर जो है, लुईस स्ट्रक्चर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रूप में एटम्स के अराउंड उसका अरेंजमेंट है। मतलब कोई भी एटम अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल बना रहा है, तो उस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड पेयर के रूप में होगा, कितना लोन पेयर के रूप में होगा, इसी का जानकारी देता है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में होगा, किसके साथ लोन पेयर के रूप में होगा, कितना बॉन्ड पेयर के रूप में होगा, किसके साथ बॉन्ड पेयर के रूप में होगा, कौन किससे जुड़ा होगा, इन्हीं सभी चीजों का जानकारी देता है लुईस स्ट्रक्चर थ्योरी। और ये सिंपली बेस्ड है ऑक्टेट रूल पे। इट इज सिंपली बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, जो ये कहता है कि हर एटम बॉन्डिंग करता है टू ऑब्टेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो लुईस स्ट्रक्चर मॉडल टेल्स अबाउट arrangement of valence electron in terms of
bond pair and lone pair. Lewis structure model tells about arrangement of valence electrons in terms of bond pair and lone pair around atoms in a molecule. मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के रूप में किस तरह से अरेंज्ड है इसके बारे में बताता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। लुईस स्ट्रक्चर ये बताता है कि मॉलिक्यूल या आयन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम कितना बॉन्ड पेयर के रूप में है और कितना लोन पेयर के रूप में है। ठीक है, इट इज सिंपली बेस्ड ऑन octet rule. It is simply based on octet rule, which tells that any atom does bonding to attain nearest noble gas configuration. Any atom does bonding to attain nearest noble gas configuration. ठीक है, तो बहुत आसान है, आप आसानी से लुईस स्ट्रक्चर लिख भी सकते हो। जैसे कि देखिए, हम कुछ सिंपल का लुईस स्ट्रक्चर लिख के दिखाते हैं एकदम सिंपल तरीके से, जो आप 9th 10th में किए होगे उस तरीके से। देखिए, अगर हम आपसे बोले लुईस स्ट्रक्चर, हम मान लिया आपसे बोलते हैं, क्वेश्चन ये है, ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग स्पेसिस। ठीक है, मान लिया हम पहला करते हैं NaCl। बहुत लोग NaCl का भी लुईस स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो NaCl में Na प्लस है और Cl माइनस। तो Na प्लस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक भी इलेक्ट्रॉन है, जबकि Cl माइनस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक, ये जो है Cl माइनस का स्ट्रक्चर है। एक बात हम बता दें आपको कि लुईस स्ट्रक्चर ये आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड एंड लुईस स्ट्रक्चर for ionic compound is rarely written. बहुत कम होता है कि आयनिक कंपाउंड के लिए आपको लुईस स्ट्रक्चर पूछा जाए। कारण यह है कि हम लोग जो लुईस स्ट्रक्चर मॉडल या VSEPR मॉडल या हाइब्रिडाइजेशन मॉडल या MOT पढ़ते हैं, ये सारा का सारा कोवलेंट कंपाउंड के लिए है। शुरुआत में ही आपको बताया गया कि सारा मॉडल जो है कोवलेंट कंपाउंड के लिए दिया गया है, आयनिक कंपाउंड के लिए नहीं है ये सब। इसलिए शायद ही आपसे आयनिक कंपाउंड का पूछा जाए, तो ये बहुत रेयर है कि आपको इसका पूछा जाए। मान लिया H2 का हम बोलते हैं, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दोनों मिलकर शेयर करेगा और इस तरह से हाइड्रोजन का क्या हो गया, 2H पूरा हो गया। इसी को लुईस स्ट्रक्चर कहोगे। मान लिया हम H2O का कहते हैं बात, तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसको कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हम इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन को क्रॉस से दिखा रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके कौन कहां से आ रहा है, आपको डिफरेंस पता चल सके कौन कहां से आ रहा है। तो ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया। बात अगर हम CH4 का करें, तो आप आसानी से निकाल लोगे कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 इसको चाहिए ताकि अपना ऑक्टेट पूरा कर पाएगा। तो 4 के लिए 4 शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के साथ 4 शेयर करके क्या होगा, इस तरह का लुईस स्ट्रक्चर बनाएगा। आप देख सकते हो कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, हाइड्रोजन का डुएट पूरा है।
तो इस तरह से आप लोग कर चुके होंगे, 9th-10th लेवल पे भी आपको बताया जाता है कि लुईस स्ट्रक्चर लिख सकते हो आप, आपने ये सब कर लिया। लेकिन अगर हम आपको मान लिया देते हैं 5 में देते हैं CO2 का, आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगा, मुझे पता है बहुत लोग बना दो, लेकिन थोड़ा डिफिकल्टी होगा। अगर हम HCl- का दे दें, अगर हम NO+ का दे दें, अगर हम SOCl2 का दे दें, एक्सेट्रा, तो आपको ट्रबल होना शुरू हो जाएगा। आप इन सब का लुईस स्ट्रक्चर मुश्किल से लिख पाओगे जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं सिंपली कि भाई हमको पता है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा हाइड्रोजन के साथ। तो ये सब आसान तभी तक है जब आपको बहुत सिंपल मॉलिक्यूल दिया जाए, लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल देगा, कॉम्प्लेक्स आयन देगा, मतलब बड़ा आयन, बड़ा मॉलिक्यूल देगा, ये जो आपका जो मेथड है 9th-10th लेवल का जो मेथड है वो थोड़ा फेल करेगा। हालांकि मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो बना सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, लुईस स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताने जा रहे हैं जनरल मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, जनरल मेथड, कोई भी आपको मॉलिक्यूल हो, आयन हो, स्पीसीज हो, आप इस मेथड को फॉलो करके आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या लुईस स्ट्रक्चर होना चाहिए। इस बात को गौर कीजिएगा, जो मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो जो है एक जनरल मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लुईस स्ट्रक्चर है, जो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है अप टू सम एक्सटेंट, अप टू सम एक्सटेंट। इस बात को ऐड करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल कुछ होता ही नहीं है बॉन्डिंग में। चूंकि हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं, हेडिंग दिया हुआ है लुईस स्ट्रक्चर मॉडल और थ्योरी, और हमने शुरू में ही बताया कि मॉडल या थ्योरी का मतलब है कि इसमें मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन होगा, और खासकर मॉडल में तो और ज्यादा मॉडिफिकेशन होगा। थ्योरी में कम मॉडिफिकेशन अलाउड होता है, लेकिन मॉडल में तो मॉडिफिकेशन अच्छा खासा अलाउड होता है। और इसलिए आप ये बिल्कुल अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे कि एकदम जो भी हमने पढ़ा है यूनिवर्सल होगा, कुछ यूनिवर्सल नहीं है। हाँ, लेकिन जो तरीके से बता रहे हैं आपको बहुत सहूलियत होगा, आपको बहुत आसान लगेगा लुईस स्ट्रक्चर लिखना। ये हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ा बड़ा लगे, लेकिन धीरे धीरे उसको हम छोटा कर देंगे, शॉर्टकट में हम आसानी से बना पाएंगे। कैसे? आप बहुत कम स्टेप में लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे। लेकिन फिलहाल हम लोग सबसे पहले कुछ बड़े स्टेप को यूज करके थोड़ा लंबे तरीके से हम क्या कर रहे हैं, लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मेथड टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर। मेथड टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर फॉर ए केमिकल स्पीसीज। किसी केमिकल स्पीसीज के लिए लुईस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाएगा, हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स ठीक है, इन्वॉल्व टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ए molecule, Lewis structure of a species. To illustrate these steps, let us proceed with some example of molecule like, पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं CH4 और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग NCl3।
या NF3 लेते हैं। दो एग्जाम्पल हम आपको लेके चल रहे हैं साथ साथ, ताकि आपको यह भी पता चले कि क्या तरीका है लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, कैसे उस तरीके का हम यूज करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें स्टेप 1 का, सबसे पहला काम होता है आपको स्केलेटन डिटरमाइन करना। स्केलेटन का मतलब है ढांचा। ढांचा मतलब कौन किससे जुड़ा हुआ है, कौन एटम किससे जुड़ा हुआ है, कौन किनारे में होगा, कौन बीच में होगा, ठीक है। ये सब आपको सबसे पहले डिटरमाइन करना होगा। अगर आप ये डिटरमाइन कर पाए तो आप लुईस स्ट्रक्चर बना पाओगे, ठीक है। हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं साथ साथ HCl। हम इन 3 एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहला काम होगा आपका स्केलेटन ऑफ द स्पेसीज को डिटरमाइन करना, ठीक है। डिटरमाइन द स्केलेटन ऑफ द केमिकल स्पेसीज। केमिकल स्पेसीज का स्केलेटन डिटरमाइन कीजिए। केमिकल स्पेसीज का स्केलेटन डिटरमाइन कीजिए, मतलब कौन एटम किससे जुड़ा हुआ है, सबसे पहला हुआ स्टेप। अब स्केलेटन डिटरमाइन करने के लिए आपको फिर कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। आप अपने मर्जी से स्केलेटन कैसे लिख पाओगे, कौन किससे जुड़ा हुआ है, कौन बीच में होगा, कौन किनारे में होगा, आपको नहीं पता चल सकता डायरेक्ट, जब तक कि आप कुछ चीजों को यूज ना करें। तो टू डिटरमाइन स्केलेटन, following points have to be remembered. Following points have to be remembered. जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि कुछ एटम, मान लिया कोई एटम ऐसा है आपके पास जो टर्मिनल एटम की तरह ही बिहेव करता है, तो उसको आप किनारे में रखोगे। कुछ ऐसा एटम होता है जो हमेशा टर्मिनल एटम की तरह बिहेव करता है, तो उसको आप क्या करोगे, किनारे में रखोगे, ठीक है। तो सम एटम्स लाइक हाइड्रोजन, फ्लोरीन ऑलवेज एक्ट एज टर्मिनल एटम, whereas फ्लोराइड तो हमने लिख दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑफन एक्ट एज, ऑफन मतलब हमेशा नहीं, अक्सर, ऑफन एक्ट एज टर्मिनल एटम, ठीक है। कुछ एटम जैसे कि हाइड्रोजन है या फ्लोरीन है, ये हमेशा टर्मिनल एटम की तरह बिहेव करता है। लेकिन कुछ ऐसा एटम है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अक्सर जो है टर्मिनल एटम की तरह बिहेव करता है, हमेशा टर्मिनल एटम की तरह बिहेव नहीं करता है। और देखिए, इसके आधार पे अगर हम इस रूल को यूज करें तो आपको साफ दिख जाएगा कि कार्बन मतलब स्केलेटन ऑफ CH4 आपको पता चल जाएगा। इसी रूल को यूज करके हम CH4 का स्केलेटन लिख सकते हैं। कार्बन बीच में होना होगा और चारों हाइड्रोजन को आपको किनारे में होना होगा। यह आपको समझ में आया? बिकॉज अभी हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन ऑलवेज एक्ट एज टर्मिनल एटम, हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल एटम की तरह बिहेव करेगा। उसी कंसेप्ट को हमने यूज करके ये आपको बता दिया कि CH4 का स्केलेटन ये होगा, और कोई उपाय नहीं है। कुछ भी आप करोगे तो आपको हाइड्रोजन को आपको किनारे में रखना है। 4 हाइड्रोजन है, चारों को सबसे किनारे किनारे रख दिया तो स्केलेटन ऑफ CH4 ये बना। और अगर हम बात करें स्केलेटन ऑफ NF3 का, तो क्या होगा, फ्लोरीन चूंकि हमेशा किनारे में होता है, फ्लोरीन अभी आपको हमने बताया कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन ऑलवेज एक्ट एज टर्मिनल एटम। इसी कंसेप्ट को यूज करके हमने CH4 और NF3 का स्केलेटन लिख दिया। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज
अभी हमने लिखा है कि हाइड्रोजन फ्लोरीन हमेशा टर्मिनल होगा और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रहेगा तो हो सकता है कि टर्मिनल हो। खैर हमारे पास हाइड्रोजन था और फ्लोरीन था जिसको हमने टर्मिनल में रख दिया। दूसरा स्टेप की बात करते हैं। देखिए तीसरा में देखिए ट्रबल है। तीसरा में ट्रबल यह है कि चलिए हाइड्रोजन तो किनारे में होगा, हाइड्रोजन एक साइड में होगा, हाइड्रोजन टर्मिनल आइटम होगा। सवाल यह है कि कार्बन और नाइट्रोजन में कौन टर्मिनल में होगा। क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में हमने नहीं बताया कि कौन टर्मिनल होगा कौन सेंट्रल होगा। तो याद रखिएगा कि जब मोर देन वन स्पेसीज सेंट्रल एटम की तरह बिहेव कर सके, मोर देन वन एटम सेंट्रल एटम की तरह बिहेव कर सके, तो उस एटम को हम लोग सेंट्रल एटम लेते हैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होता है। ठीक है, तो इफ मोर देन one atom may act as central atom, then that atom is taken as central atom, that atom is taken as central atom which has लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर होगा उसको आप सेंट्रल एटम की तरह रखोगे। अगर हम बात करें अब तीसरा एससीएन का स्केलेटन, तो अगर हम स्केलेटन ऑफ एससीएन की बात करें तो आपको साफ दिखेगा इसमें कि हाइड्रोजन तो एक किनारे होगा ही, कार्बन बीच में होगा। बिकॉज अगर हम कार्बन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो स्केलेटन ऑफ एससीएन जो होगा वो इस तरह से होगा। याद रखिएगा स्केलेटन लिखते समय हम लोग सिंगल बॉन्ड से ही दिखाते हैं, हम लोग अभी बॉन्ड नहीं लिख रहे हैं कितना बॉन्ड पेयर है कितना लोन पेयर है, हम लोग इसमें भी नहीं जाने कितना बॉन्ड पेयर कितना लोन पेयर है, कौन किससे जुड़ा हुआ है बस इतना लिख रहे हैं। और चूंकि जुड़ने के लिए कम से कम एक बॉन्ड तो चाहिए, इसलिए हमने एक बॉन्ड लिखा है। तो स्केलेटन डिटरमाइन करने का यही तरीका है। सबसे पहले आप देखोगे टर्मिनल एटम, कोई एटम अगर टर्मिनल एटम है उसको टर्मिनल एटम लिखोगे। अगर एक से ज्यादा एटम सेंट्रल एटम की तरह आ रहा है तो उस एटम को हम सेंट्रल एटम लेंगे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसका है, कार्बन का, तो इसलिए हमने कार्बन को बीच में रखा है। ठीक है, ये पहला स्टेप है। स्केलेटन आपके दिमाग में आ गया होगा, आपने लिख लिया होगा अभी तक कि स्केलेटन क्या है। अब देखिए हम लोग आगे स्टेप 2 पे आगे आते हैं। स्टेप 2 क्या है, ठीक है, हम जगह कम है इसलिए हम लोग इसको मिटा रहे हैं। आपके पास स्टेप 2 क्या होगा, calculate the total valence electron present with each atom in the molecule के अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम CH4 की बात करें तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में हम इसको TVE लिख रहे हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास होगा 4 है कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, दैट विल बी इक्वल टू 8। अगर हम बात करें NF3 का तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर क्या है, नाइट्रोजन का है 5 प्लस फ्लोरीन का है 7 इंटू 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 26। ये आपको साफ दिखेगा। अगर हम इन SCN की बात करें तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे दिखेगा हमें, हाइड्रोजन के पास 1, कार्बन के पास 4, नाइट्रोजन के पास 5, तो हो जाएगा 10। तो दूसरा स्टेप आपका यही होता है, स्केलेटन डिटरमाइन कर लेने के बाद आपका दूसरा स्टेप होता है कि आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। स्टेप 3
calculate the number of electrons required. Calculate the number of electrons required to calculate the number of electrons required to complete to have noble gas configuration, to have noble gas configuration for each atom. Calculate the number of electrons required to have novel gas configuration for each atom. हर एटम के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रिक्वायर्ड होगा टू इन द मॉलिक्यूल टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रिक्वायर्ड होगा ताकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जरूरत होगा. इन CH4 क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, TERN, टोटल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. आप जानो कि कार्बन के लिए 8 चाहिए, हाइड्रोजन के लिए 2 चाहिए, तो इस तरह से आपको टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए 16. अगर हम इन NF3 की बात करें तो आपको पता है टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विल बी इक्वल टू, नाइट्रोजन को 8 चाहिए और फ्लोरीन को भी 8 चाहिए, तो इस तरह से आपके पास आएगा 32. और अगर हम इन SCN की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन विल बी इक्वल टू, हाइड्रोजन को 2 चाहिए, कार्बन को 8 चाहिए, इसको भी 8 चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू 18. तो ये आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है. अब स्टेप 4 की अगर हम बात करें, अगर हम स्टेप 4 की बात करें तो स्टेप 4 में क्या है, आपको स्टेप 4 में आपको क्या करना है, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालना होगा. ठीक है, कैलकुलेट टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड में कितना भाग ले रहा है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल. और याद रखिएगा कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये फॉर्मूला यूज करके आपको सभी में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. ठीक है, ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके आपको सभी में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. ठीक है, ये आपको करना है, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल क्या होगा, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, क्योंकि हर बॉन्ड में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है. जैसे कि अगर हम एग्जांपल अपना देखें CH4 में, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी इक्वल टू 16 माइनस 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स. और इसका मतलब हो गया 4 बॉन्ड्स, इसका मतलब हो गया 4 बॉन्ड्स. और 4 बॉन्ड्स आप देखोगे कि स्केलेटन में ही प्रेजेंट था, 4 बॉन्ड्स आपको स्केलेटन में ही प्रेजेंट था, मतलब यही जो होगा बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा CH4 का. इन NF3 की अगर हम बात करें तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी इक्वल टू 32 माइनस 26, दैट विल बी इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 3 बॉन्ड्स. जो कि आपको साफ दिख रहा होगा कि NF3 के जो स्केलेटन हमने लिखा था उसमें 3 बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था. और अगर हम इन SCN की बात करें तो यहां टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी इक्वल टू 18 माइनस 10, दैट विल बी इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4 बॉन्ड्स. गौर करने वाला बात यह है कि यहां पर जो स्केलेटन हमने लिखा था,
यहां पर जो हमने स्केलेटन लिखा था उसमें मात्र 2 बॉन्ड दिख रहा था। यहां पर देखिए स्केलेटन में ही 4 बॉन्ड था तो 4 बॉन्ड लिख दिया। यहां पर स्केलेटन में ही 3 बॉन्ड था, 3 बॉन्ड हमने लिख दिया। लेकिन एससीएन में आपको दिख रहा होगा कि स्केलेटन में मात्र 2 बॉन्ड है, तो आपको जो है 4 बॉन्ड करना है। तो 4 बॉन्ड कैसे कर सकते हैं? 4 बॉन्ड ऐसे कर सकते हैं, 4 बॉन्ड ऐसे कर सकते हैं और 4 बॉन्ड ऐसे कर सकते हैं। ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज ऑलवेज मोनोवैलेंट। हाइड्रोजन जो होगा हमेशा मोनोवैलेंट होता है। हाइड्रोजन जो है कभी भी एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है, ओनली फॉर्म वन बॉन्ड। ओनली फॉर्म वन बॉन्ड। एक बॉन्ड से ज्यादा कभी बनाता ही नहीं। हाइड्रोजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ये सब एक से ज्यादा बॉन्ड कभी नहीं बनाता है, ओनली वन बॉन्ड फॉर्म करता है। और इसीलिए इसको हम लोग हमेशा टर्मिनल में रखते थे। टर्मिनल में रखने का मतलब ये कि सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को टर्मिनल में रखते थे और ये दोनों सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाने से हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो चुका है। हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो जब बॉन्ड बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो गया, ये सही हुआ। तो इस तरह से आपने बॉन्ड पेयर को दिखा दिया। अब लास्ट स्टेप होगा कि आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना होगा, ठीक है। स्टेप अगर हम बात करें 1 2 3, स्टेप 5 की बात करें तो हम क्या होगा, अरेंज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच एटम, ठीक है, सेटिस्फाइंग ऑक्टेट रूल फॉर एटम्स के लिए ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करना और लोन पेयर अरेंज करना है। टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? सबसे पहली बात है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 तरह का होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो अगर लोन पेयर निकालना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन घटाना होगा। तो इन CH4 की अगर हम बात करें, टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 8, 0, सिंपली इसलिए नो लोन पेयर। इसलिए क्या होगा, लो स्ट्रक्चर सिंपली क्या होगा, आपके पास हो जाएगा HCHHH। ये आपका लो स्ट्रक्चर होगा क्योंकि इसमें लोन पेयर है। अगर हम बात करें NF3 का, तो यहां पे टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखोगे, आपके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन था 26 और बॉन्ड पेयर था 6, मतलब दैट विल बी इक्वल टू 20, ठीक है। तो 20 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए। तो अगर हम लो स्ट्रक्चर को अब अगर लिखना चाहें तो नाइट्रोजन फ्लोरीन ये तो बॉन्ड पेयर हुआ, लोन पेयर को अरेंज करते हैं। तो देखिए पहले टर्मिनल, लोन पेयर पहले टर्मिनल पे अरेंज किया जाता है। तो टर्मिनल पे करते हैं। फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्डिंग में भाग लिया, एक बॉन्ड में एक भाग लिया है जैसे, तो बाकी 6 इधर होगा, यहां भी बाकी 6 इधर होगा, बाकी 6 लोन पेयर के रूप में होगा। 18 लोन पेयर हमने अरेंज कर दिया। अब 2 लोन पेयर और है। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्डिंग में भाग लिया है, मतलब 1 लोन पेयर नाइट्रोजन पे होगा। तो इस तरह से हमने नाइट्रोजन NF3 में लोन पेयर का अरेंजमेंट कर दिया और लो स्ट्रक्चर NF3 का हो गया। इन HCl की बात करें अगर हम, तो टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे था कितना 10 और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था 8, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम लो स्ट्रक्चर इसकी बात करें तो लो स्ट्रक्चर में आप देखोगे HCN, बॉन्ड तो इस तरह से है। टर्मिनल पे पहले अरेंज करेंगे। हाइड्रोजन के पास लोन पेयर हो ही नहीं सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन था, बॉन्डिंग में भाग ले लिया है। नाइट्रोजन के पास देखते हैं 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लिया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास होगा। और इस तरह से देख सकते हो कार्बन के पास तो होना नहीं है, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 बॉन्डिंग किया, ठीक है। तो लो स्ट्रक्चर हमने HCl का लिख लिया। तो यही जनरल स्टेप है
लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का। ये मेथड हो सकता है कि आपको थोड़ा बड़ा लगा होगा स्टेप, लेकिन हम अगले क्लास में बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे और उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये फील होगा कि स्टेप बहुत बड़ा नहीं है, स्टेप बस स्टेप थोड़ा बड़ा है कंपेयर टू जो नॉर्मल तरीका होता है, लोग 9th क्लास में लिखते हैं लुईस स्ट्रक्चर उस तरीके से, लेकिन थोड़ा बड़ा इसलिए ताकि हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर लिख सकें। इस मेथड को यूज करके आपको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में बहुत सहूलियत होगा। और सबसे लास्ट में जब लुईस स्ट्रक्चर हम लोग फिनिश करेंगे अगले 3-4 क्लास के बाद, तब हम आपको एकदम शॉर्टकट तरीका बताएंगे जिसे आप देखते ही लुईस स्ट्रक्चर लिख पाओगे। ठीक है।